BBC उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। चीन ने सालिसी की बैनुल-अक़वामी अदालत का यह फैसला मुस्तरद कर दिया कि बहिराए जुनूबी चीन पर चीन का कोई हक नहीं। भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में अब भी कर्फ्यू और कशीदगी, सूरत हाल पर गौर करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि जिस तरह के टैलेंट की जरूरत है पाकिस्तान में वैसा टैलेंट मौजूद नहीं। सालिसी की बैनुल-अक़वामी अदालत ने बहिराए जुनूबी चीन के ज़्यादातर हिस्से पर चीन के हक को मुस्तरद कर दिया है। नीदरलैंड के शहर द हेग में कायम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने करार दिया कि चीन के दावे की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। चीन के इस दावे को फिलिपाइन ने अदालत में चैलेंज किया था। फिलिपाइन ने फैसले का खैर मकदम करते हुए तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। ताहम चीन की सरकारी खबर रसानी एजेंसी के बकौल चीन ने इस फैसले को बातिल करार दिया है। इससे कबल चीन की वजारत दिफा ने कहा था कि चीन खित्ते में अपने हुकूक का दिफा करता रहेगा। यह पहली बार है कि बहिराए जुनूबी चीन पर हक के मुतज़ाद दावों पर किसी बैनुल-अक़वामी अदालत ने फैसला सुनाया हो। चीन से स्टीवन मैकडोनल्ड की रिपोर्ट उमर आफरीदी पेश कर रहे हैं। दोनों ही तरफ के मुजाहिरीन सुबह सुबह हेग में बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत के सामने जमा थे। ये फैसला बहिराए जुनूबी चीन में लंबे अरसे से जारी तनाज़े में एक अहम मोड़ है। फैसले की खबर जल्द ही मनीला पहुंच गई। The Philippines welcomes the issuance today. फिलिपाइन इस फैसले का खैर मकदम करता है। फिलिपाइन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इस मसले के पुरअमन हल का तहैया किए हुए है। ये इलाका कई दिहाइयों से मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान नज़ा का बास है, जिन्होंने इसके जजीरों पर कब्जा कर रखा है। चीन यहाँ की चट्टानों पर समंदरी रेत डालकर उन्हें ऐसे जजीरों में बदल रहा है जिन पर जहाज़ों के लिए रनवे और बंदरगाहें बन सकें। फिलिपाइन इसकी मुखालफत करता रहा है, मगर चीन का मौक़िफ़ था कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा। ये अवामी बहबूद जैसे लाइट हाउस और हंगामी मदद के लिए है। साथ ही बुनियादी दिफाई सहूलियात भी ज़रूरी हैं। आज के फैसले से समंदर के बीच में मौजूद खुश्की के किसी टुकड़े को जजीरा या चट्टान करार देने में मदद मिलेगी। इसकी इक़्तिसादी अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि खुश्की का हर टुकड़ा माहीगीरी और तेल और गैस के हुकूक से मुतालिक अलग हुदूद रखता है। इस तनाज़े में चीन का दावा तकरीबन सारे बहिराए जुनूबी चीन पर है, मगर दूसरे ममालिक कुछ हिस्सों पर अपना हक जतलाते हैं। चीन के दावे का इन्हिसार 1940 के एक नक्शे पर है जो 9 डैश लाइन कहलाता है। फिलिपाइन कहता है कि जज़ायर स्प्रेटले पर चीन को तामीरात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे के फ़ैसलों का मानना लाजमी है, मगर उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए उसके पास इख्तियार नहीं है। इस वक्त ये वाज़ेह नहीं कि चीन इस फैसले के बाद क्या रवैया अपनाएगा। ये थी बहिराए जुनूबी चीन के क़ज़िये पर स्टीवन मैकडोनल्ड की रिपोर्ट। जैसा कि आपने अभी सुना कि सालिसी की बैनुल-अक़वामी अदालत ने बहिराए जुनूबी चीन के ज़्यादातर हिस्से पर चीन के हक़ को मुस्तरद कर दिया, लेकिन चीन ने इस फैसले को बातिल करार दिया और वह कहता है कि खित्ते में वो अपने हकूक़ का दिफा करता रहेगा। लेकिन बहिराए जुनूबी चीन का तनाज़ा है क्या? फ़िलिपीन के शहर मैनिला से जॉना फिशर की रिपोर्ट, फयाज़ अहमद की ज़बानी। जजीरा, चट्टान या रीफ यानी मूंगे की चट्टान, तो बहिराए जुनूबी चीन के लिए ये सवाल इतना अहम क्यों है? बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अगर आप या रियासत किसी जजीरे के मालिक हैं तो इसके इर्द गिर्द 20 नॉटिकल माइल्स तक आपको बिला शिरकत गैर इक़्तिसादी हकूक़ हासिल हैं। आप इस इलाके में माहीगीरी कर सकते हैं और तेल या गैस के ज़खायर की तलाश कर सकते हैं। तहम जजीरे का दर्जा पाने के लिए शर्त यह है कि इसमें इंसान के ज़िंदा रहने के लिए कुदरती वसाइल मौजूद हों। शुक्रिया नीनो। मतलब ये कि इसमें मीठे पानी की मौजूदगी लाजमी है। बहिराए जुनूबी चीन में बहुत कम मकामात पर यह शर्त पूरी होती है, इसलिए ज़्यादातर मकामात को चट्टानें कहा जाता है। यानी जब समंदर का पानी चढ़ता है तो तब भी ये सतह आब से कुछ ऊपर रहती हैं।
चट्टानों के मामले में मालिक का हक इनके इर्द गिर्द सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। और फिर है रीफ या मूंगे की चट्टानें, जो समंदर का पानी चढ़ने पर सतह आब से नीचे चली जाती हैं। इनकी मिल्कियत किसी भी मुल्क की समंदरी हदूद के मुताबिक होती है। चीन का बहिराए जुनूबी चीन में मौजूद कई रीफ्स पर कब्जा है। नीनो, आप फिर मेरी मदद कीजिए। शुक्रिया। चीन ने रीफ्स पर रेत और सीमेंट डालकर इन्हें जजीरे की शक्ल दे दी है। यहाँ तक कि इनमें से कुछ पर एयर स्ट्रिप्स भी बना ली हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मसनूई जज़ायर की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अब इन्हें जजीरा कहें, चट्टान कहें या रीफ कहें, ये मामला कानूनी एतबार से जनूबी बहराए चीन में इनकी मिल्कियत का सवाल पैदा कर रहा है। और अब बाज़ दीगर मौज़ूआत पर नज़र। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर की हलाकत के बाद कशीदगी और कर्फ्यू अब भी जारी है। जुमे से शुरू होने वाली एहतजाजी लहर के दौरान हलाक शुदगान की तादाद 31 तक पहुँच चुकी है और वादी के तमाम 10 अजला में आज भी कर्फ्यू नाफिज है। दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहरों से पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया है। दिल्ली से सुहेल हलीम। वादी कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी मुजाहिरों की कोशिशें की गईं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें नाकाम बना दिया। दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वादी की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में सीनियर वुज़रा और कौमी सलामती के मुशीर भी शरीक थे। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता से ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें, ताकि स्थिति जल्द सामान्य की ओर लौट जाए। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की है कि किसी निर्दोष को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे। मुजाहिरों और तशद्दुद के वाक़यात का सिलसिला हिज़्बुल मुजाहिदीन के नौजवान कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद शुरू हुआ था। हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ और हुर्रियत के रहनुमाओं से भी राब्ते किए हैं। उधर पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद में सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफ़ीरों को कश्मीर के हालात पर अपनी तशवीश से आगाह कराया। हम बैनुल अक़वामी बरादरी को भी बताएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा को भी बताएंगे कि ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और जिस तरह का जुल्म रवा रखा जा रहा है, इसको बंद करने की ज़रूरत है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, बैनुल अक़वामी बरादरी जो है, उसकी भी एक ज़िम्मेदारी है जिसको पूरा करना चाहिए। इंडिया की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले बयानात से जाहिर होता है कि वो दहशतगर्दी का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी की हुकूमत के लिए कश्मीर में ये अब तक की सबसे बड़ी आजमाइश है और उसे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। जनूबी सूडान की दाखिली जंग में गुज़श्ता दिनों की झड़पों के बाद सदर और नायब सदर की हामी अफवाज के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा बरकरार है। इत्तलात के मुताबिक दारुल हुकूमत जोवा में जुमे से अब तक इन झड़पों में 200 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस लड़ाई में 36,000 अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनमें 7,000 लोग अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों में पनाह गुज़ीर हैं। इटली में 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान तसादुम के सबब कम से कम 10 लोग हलाक हुए हैं। हादसा मुल्क के जनूबी हिस्से में आंद्रिया शहर के करीब पेश आया। हादसे का शिकार ट्रेनों से लोगों को जिंदा निकालने की कोशिशें जारी हैं। सिंगापुर की एक अदालत ने 4 बांग्लादेशी शहरियों को बांग्लादेश में दहशतगर्दी के लिए फंड जमा करने के जुर्म में 2 से 5 साल तक की सजा सुनाई है। ये सजाएं सिंगापुर में दहशतगर्दी के लिए रकूम जमा करने के बारे में एक नए कानून के तहत दी गई हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ऐश कार्टर एक गैर एलानिया दौरे पर आज अफगानिस्तान पहुंचे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ओबामा ने ऐलान किया था कि अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला को मौखर किया जाएगा और कम से कम आइंदा 1 साल तक नेटो अफगान फौज की तरबियत जारी रखेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने कहा है कि बरतानवी मीडिया में मोहम्मद आमिर की मनफी कवरेज इस वजह से हो रही है क्योंकि वो आमिर से डरे हुए हैं। BBC के आदिल शाहजेब से बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान की तमाम टीम ज़हनी तौर पर इस सीरीज के लिए बिल्कुल तैयार होकर आई है।
आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ी जा रही हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक का लॉर्ड्स से BBC को दिया गया खुसूसी इंटरव्यू बहुत पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा पाबंदी से दुनिया के नज़ारों की पिक्चर गैलरी आप खूब देख रहे हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की धुआंधार बैटिंग नहीं बल्कि इंटरव्यू, और शुमाली केन्या में ऊंट के दूध का कारोबार क्यों फल फूल रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि स्पॉट फिक्सिंग के सजा याफ्ता बॉलर मोहम्मद आमिर के बारे में बरतानवी मीडिया की मनफी स्टोरीज आमिर की कारकर्दगी को मुतासर नहीं करेंगी। शाहिद आफरीदी BBC हेडक्वार्टर तशरीफ लाए। हमारे नामनिगार आदिल शाहजेब ने उनसे खुसूसी इंटरव्यू में पहला सवाल मोहम्मद आमिर के बारे में ही किया। किसी भी प्लेयर जिनसे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि टफ टाइम देंगे हमें, तो उनको उस प्लेयर को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करती है यहाँ का मीडिया। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर एक कम उम्र में काफ़ी मैच्योर है और एक मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग लड़का है। प्रेशर होगा, ऐसी बात नहीं कि प्रेशर नहीं होगा उस पर। क्राउड में भी कुछ आवाज़ें आए उसको, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बच्चा है, तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। अच्छा, गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप T20 से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, जो कि आपने नहीं किया। तो अब ख़ुद को कितना फ़िट महसूस कर रहे हैं, कितना दम बाकी है आपने अभी भी T20 क्रिकेट खेलने का? मैं कभी भी अपने आप को टीम के ऊपर कभी बोझ रख के खेला ही नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से खिलाया और इज़्ज़त से खेलूँगा, इज़्ज़त से क्रिकेट छोड़ूँगा। एक प्लान था मेरा कि मैं ये टीम एक अच्छी टीम बना के छोड़ के जाऊँ, जो मेरा पहले प्लान था, इसलिए मैंने अनाउंस की थी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि यार अगर ये खेल सकते हैं तो इनसे मैं अभी भी बेहतर हूँ। तो मैंने कप्तानी छोड़ के मैंने कहा एज ए प्लेयर तो मैं अभी भी इनसे बहुत बेहतर हूँ। तो फिटनेस की जो बात है अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी किस्म की। अपनी रोज़ ट्रेनिंग करता हूँ, जब तक क्रिकेट खेल रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरह अपने क्रिकेटर्स को अपना ख्याल रखना चाहिए उस तरह रख रहा हूँ। और जितना भी अरसा होगा, जब तक मैं समझ रहा हूँ कि मैं चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान नहीं हो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा हूँ, 1.5-2 साल क्रिकेट को एंजॉय करूँगा अच्छी तरीके से। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट ना भी किया गया तो आपको परवाह ही नहीं है? मुझे कोई आई हैव नो इशू। मुझे जब इंज़मामुल हक से मेरी बात हो रही थी, इंजी भाई से बात हो रही थी पाकिस्तान में, तो मैंने इंजी भाई को यही कहा था, मैंने इंजी भाई आप अपने प्लेयरों को चांस दें, पहले जो आप समझते हैं कि नया टैलेंट है प्लीज़ आप उनको चांस दें, मुझे साइड पे कर दें, कोई मसला नहीं है। जब आपको फील हो आप मुझे चांस दे सकते हैं। ये जब टीम सिलेक्शन होती है पाकिस्तान में क्रिकेट टीम की, तो उसमें फेवरेटिज़म और सियासत का कितना अमल दखल होता है, और दूसरा ये कि मेरिट को कितना एड्रेस किया जाता है? सही ऑनेस्ट आंसर देंगे। जिस तरीके का टैलेंट सामने इस वक्त आ रहा है, बहुत बातें करते हैं हम लोग, टैलेंट पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट, सॉरी नो टैलेंट। मतलब आपके ख्याल में पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं? अभी वो टैलेंट नहीं है जिस लेवल की क्रिकेट की डिमांड है प्लेयर्स की। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को कैसे चलाया जा रहा है आपके ख्याल में? कहाँ पे गलतियां हो रही हैं और कहाँ पे उनको दुरुस्त किया जा सकता है? यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं खुद भी अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, तो मेरे लिए खुल के बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वरना मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे पता है कल को नोटिस आ जाएगा घर पे। तो मेरे लिए स्टेज पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर कभी जब क्रिकेट छोड़ेंगे फिर बैठेंगे फिर बात करेंगे। मेरी वजह से आपको नोटिस ना मिले? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ख़वातीन की क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? पहले ज़रा लड़कों की टीम ठीक हो जाए, फिर लड़कियों पे भी आ जाते हैं। थोड़ी लड़कों की टीम इंशाल्लाह, ज़रा अकेडमीज़ वगैरह, अब हमें इतनी कम फैसिलिटीज़ है तो उन बेचारियों को कितनी कम फैसिलिटीज़ होंगी। अगर आप ये इंटरव्यू या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। मुश्किल वक्त में रोज़गार के मौक़े अक्सर गैर मुतवक्के ज़राए से आते हैं। जनूबी और मशरक़ी अफ्रीका में कहत से फसलें और माल मवेशियों की परवरिश पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन शुमाली केन्या में इन हालात में ऊँट के दूध की सनत को फ़ायदा हुआ है। वजह
ये कि गाय बैलों की तरह ऊँट को रोज़ाना पानी पीने की ज़रूरत नहीं और ऊँटनी इसके बगैर भी दूध दे सकती है। इस बढ़ती हुई सनत पर BBC की नामानिगार हैना मकने की रिपोर्ट, नुसरत जहां की ज़बानी। ऊँट का दूध शायद सबको ना भाता हो, लेकिन शुमाली कीनिया में इसकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में यहाँ ऊँटों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है और अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 30 लाख ऊँट हैं। इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। 1 लीटर दूध आपको $3 में मिल सकता है। हॉलैंड का एक तरक्याती इदारा SNV मकामी खवातीन को मंडी में दूध पहुँचाने में मदद कर रहा है। इस बल्किंग सेंटर में दूध पर टेस्टिंग होती है, जिसके बाद उसे रेफ्रिजरेट करके दारुल हुकूमत नैरोबी भेज दिया जाता है। The interventions have helped improve milk traded daily. इस इमदाद की वजह से यहाँ दूध की पैदावार में बहुत इजाफा हुआ है। अब हम रोज़ाना 500 लीटर के बजाय 3000 लीटर दूध मंडी में बेचते हैं। हमारे मुनाफे में 30% इजाफा हुआ है और इसकी वजह से ख़वातीन को मईशत का हिस्सा बनने का मौका मिला है, जो समाज के लिए अच्छा है। कीनिया में ऊँट के दूध की सनत की मालियत तकरीबन $500 मिलियन है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये इससे भी ज़्यादा मुनाफा बख्श हो सकती है। असियोलो की इस फैक्ट्री में रोज़ाना 10,000 लीटर दूध तैयार होता है। 10 बरस कबल नैरोबी से उनका पहला ऑर्डर सिर्फ 9 लीटर का था। आज ये फैक्ट्री कीनिया की तमाम बड़ी सुपरमार्केट्स में दूध और मुख्तलिफ अशिया पहुँचाती है। We have trained more than 3,000 camel herders and owners. हमने 3,000 चरवाहों को तरबियत दी है जो हमें दूध फराहम करते हैं। फिलहाल हम इनसे रोज़ाना 500 लीटर लेते हैं, लेकिन मांग दुगनी है। ऊँट के दूध को आम होने में शायद वक्त लगेगा, लेकिन इन लोगों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ जरिया माश बन गया है। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि बहरे जनूबी चीन का तनाज़ा आज सरबीन का बड़ा मौजू था। सालिसी की बैन अल-अक़वामी अदालत ने बहरे जनूबी चीन के ज़्यादातर हिस्से पर चीन के हक़ को मुस्तरद कर दिया है। चीन के इस दावे को फ़िलिपाइन ने अदालत में चैलेंज किया था। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुँचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।